Hello everyone, it's Parth again and I welcome you all to the next lecture of our series of modern history. ये हमारी सीरीज़ का 4th लेक्चर है और हम इस सीरीज़ के अंदर अभी चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। इससे पहले वाला चैप्टर जो था चैप्टर 1 डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। जब हमने इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट किया था तो पहले 3 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, मैं उसका आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किस तरह से मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से रीजनल पावर्स इमर्ज होती हैं। रीजनल पावर्स में हमने अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी सबसे पहले, और उनकी क्लासिफिकेशन की भी बात करी थी। क्या क्या उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़, उनकी जो देश के अंदर पॉलिटिक्स थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हम इंडिविजुअली सारी रीजनल पावर्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने हैदराबाद की बात करी थी, फिर हमने बंगाल की बात करी, और लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अवध के बारे में, और हमने स्टार्ट कर दिया था 4th मैसूर के बारे में। ठीक है, जब हम अवध की बात कर रहे थे तो अवध के अंदर हमने सबसे पहली बार जो है सादत खां की बात करी थी, और सादत खां के बाद जो उसका सक्सेसर था सफदरजंग, उसको भी डिस्कस किया था। अवध जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ हमने मैसूर स्टार्ट कर दिया। मैसूर जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया किस तरह से विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मैसूर जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। फिर मैंने वुडियार ब्रदर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, मैसूर के बाद हमने फिर देखा किस तरह से मैसूर में हैदर अली जो है वो नंजराज को जो है डीथ्रोन कर देता है और ख़ुद जो है पावर के अंदर आ जाता है। फिर हमने हैदर अली को डिटेल में डिस्कस किया, उसकी मिलिट्री पॉलिसीज़ क्या थी। फिर जब वो राजा बना तो एज अ किंग हमने उसको डिस्कस किया, क्या क्या उसने मुगल पैटर्न पे काम किया। फिर उसने किस तरह से डिंडीगल के अंदर एक मॉडर्न आर्सेनल तैयार किया। और फाइनली हमने इस एंड पे छोड़ा था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसके अंदर जो है हैदर अली ने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर दिया, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली की डेथ हो गई। जैसे ही हैदर अली की डेथ होती है 1782 के अंदर, तो उसी साल उसका सक्सेसर यानी उसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो थ्रोन पे आ जाता है। और आज के लेक्चर से हम जो है टीपू सुल्तान से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर विद टीपू सुल्तान। ऑल राइट, तो टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान को सबसे पहले थ्रोन मिलता है 1782 में। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा होता है। इसके फादर की डेथ हो जाती है और ब्रिटिश जो है आगे एक स्टेप आगे चलते हैं मैसूर से इन देयर वॉर अगेंस्ट द मैसूर स्टेट। तो 1782 के अंदर वो थ्रोन पे बैठता है और फाइनली 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर को रूल करता है। और 1799 के अंदर अपने देश को बचाते हुए अपनी कैपिटल में श्रीरंगपट्टनम के अंदर इसकी डेथ हो जाती है इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम यूरोपियन पावर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। अभी हम टीपू सुल्तान के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया किस तरह से ही रूल्ड मैसूर टिल 1799 व्हेन ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। अगर हम टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान के अंदर एक क्या खास बात थी, ये और रूलर्स से इस तरह से अलग था दैट ही वॉज एन इनोवेटर। ठीक है, ये क्या करता था, इसने जो है कई सारी इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी जो और नेबरिंग स्टेट्स के अंदर इस टाइम पे और रूलर्स के अंदर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो इसने क्या इनोवेट किया, सबसे पहले ही स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ कैलेंडर। इसने एक नया सिस्टम ऑफ कैलेंडर स्टार्ट किया अपने खुद के देश के अंदर, मैसूर के अंदर, जो ब्रिटिश या फिर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उससे अलग था। सेकेंड अगर हम डिस्कस करें, इसने एक नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज डिस्कस किया था या डिस्कवर किया था। ठीक है, सिक्कों का या फिर करेंसी का एक नया सिस्टम, कॉइनेज का सिस्टम इसने जो है इनोवेट किया था अपने देश के अंदर। थर्ड, इसने क्या चीज़ इनोवेट करी थी, इट वाज अ स्केल ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, नापने के लिए, वेट्स के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वेट्स जो इस्तेमाल होते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो उसका एक कम्प्लीटली नया स्केल जो है इसने डिवाइस किया था या फिर इनोवेट किया था। तो इन 3 चीज़ों से पता लगता है कि दैट ही वॉज वन ऑफ एन इनोवेटर। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो दूसरी चीज़ हमको ये वाली बात पता लगती है कि ही हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। इसके पास कई सारी बुक्स थी, एक ह्यूज लाइब्रेरी थी बुक्स की, जिसमें जो सब्जेक्ट्स थे बुक्स के, दे रेंज फ्रॉम रिलीजन, इसमें रिलीजन की बुक्स थी, मैथमेटिक्स की बुक्स थी, मेडिसिन की बुक्स थी, मिलिट्री वॉरफेयर की बुक्स थी। ठीक है, उसके बाद जो है हिस्ट्री की बुक्स थी, और कई सारे ऐसे टॉपिक्स की, डाइवर्स टॉपिक्स की बुक्स थी। यानी कि कह सकते हैं इसकी जो नॉलेज थी या इसका नॉलेज बेस था वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपैंडेड था, बहुत ही वाइडेंड था।
नेक्स्ट बात जो हमें टीपू सुल्तान के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है दैट इसका जो इंटरेस्ट था, ही हैड ए कीन इंटरेस्ट इन वर्ल्ड अफेयर्स, कि इस टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या क्या चल रहे हैं, इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्पेशली द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस टाइम पे हम देखते हैं कि 1782 के अंदर थ्रोन पे आया और इसके 7 साल बाद ही 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर इसका बहुत अच्छा कीन इंटरेस्ट होता है और ये हमको 2 चीज़ों से पता लगता है। सबसे पहली बात ये कि इसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था। ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी। कहाँ से इंस्पायर होके? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके इसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया अपने कैपिटल के अंदर, जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम, राइट। तो इसकी जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे इसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था। किससे इंस्पायर होके? क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रोपोगेट किए थे, तो वहाँ से इंस्पायर होकर इसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम के अंदर। दूसरी बात हमको ये वाली बात पता लगती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम जैकोबिन क्लब्स की बात करेंगे। तो टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ अ जैकोबिन क्लब, वो जो है जैकोबिन क्लब का मेंबर था। अभी जैकोबिन क्लब क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ऑलराइट, ये हो गया किस तरह से उसका जो इंटरेस्ट था, दैट ही हैड कीन इंटरेस्ट इन वर्ल्ड अफेयर्स स्पेशली द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं जनरली उस टाइम पे, इन दोज टाइम्स द इंडियन आर्मीज वर इनडिसिप्लिन्ड, है ना। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो और रीजनल पार्ट्स थे, जैसे हमने मुर्शिद कुली खां की बात करी या फिर और रीजनल स्टेट्स की बात करी, इन्होंने अपनी आर्मी को एक तरह से निगलेक्ट कर रखा था और यहाँ के ट्रूप्स जो थे बेसिकली मर्सिनरीज ही रहे। मर्सिनरीज का मतलब वो बस पैसे के लिए काम करते थे, उनको देश से कोई मतलब नहीं था। उनको अगर पेमेंट टाइम पे मिल जाए तो वो आर्मी के अंदर सर्व करते थे, वो बेसिकली मर्सिनरीज थे। बट ऐसा केस जो है मैसूर के साथ नहीं था। यहाँ पे जो इसके ट्रूप्स थे, इसके सोल्जर्स थे, वो लास्ट तक इसके साथ हमेशा लॉयल थे। हम 4th एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर देखेंगे कि लास्ट तक जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक 1799 के अंदर वाइल डिफेंडिंग द गेट्स ऑफ इस कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, जब ब्रिटिश इसको डिफीट कर देते हैं और कंप्लीटली असैसिनेट कर देते हैं, तब तक इसके जो सोल्जर्स होते हैं, इसके ट्रूप्स होते हैं, इसका साथ नहीं छोड़ते और इससे हमेशा फाइनल तक लॉयल रहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जनरली उस टाइम पे जो आर्मीज थी वो इनडिसिप्लिन थी, बट हिज ट्रूप्स वर लॉयल टू हिम टू द वेरी लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन में और इकोनॉमी में चेंजेस लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए कई सारे मेजर्स लिए। ही चेक्ड द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर्स, दस इंक्रीजिंग द स्टेट इनकम। इसने जो है जागीर जो बहुत रेकलेसली ग्रांट करी जा रही थी, इस पॉलिसी को रोक लगाई, इस पर चेक किया और धीरे धीरे जो है जागीर लैंड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी खालिसा लैंड्स के अंदर या फिर क्राउन लैंड्स के अंदर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जागीर लैंड्स का मतलब होता है कि जागीरदारों के पॉकेट में पैसा जाना और फिर स्टेट के पास जाना या ना जाना वो जागीरदार के पास डिपेंड करता है। क्राउन लैंड्स के अंदर का मतलब होता है खालिसा लैंड्स में जितना भी रेवेन्यू होता है वो डायरेक्टली स्टेट ट्रेजरी के अंदर जाता है। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा जागीर लैंड्स को क्राउन लैंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। फिर हम देखते हैं कि और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने के लिए ही एलिमिनेटेड द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन स्टेट एंड कल्टिवेटर। अगर यहाँ पे कल्टिवेटर है तो यहाँ पे कई सारे और चेक पॉइंट्स बन गए थे कि सबसे पहले ये इसको देता, ये इसको देता, ऐसे कई सारे इंटरमीडिएटरीज बन रहे थे और फाइनली जाके स्टेट के पास आ रहा था। तो ये सारे लोग जो बीच में थे, इसकी वजह से जो कल्टीवेटर था, पेजेंट था, उसको फाइनली सफ़र करना पड़ रहा था और स्टेट के पास सारा का सारा प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो इसने ये जो बीच के इंटरमीडिएटरीज थे इनको कम करने की, एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करी। बहुत ही मिनिमल इंटरमीडिएटरीज जिनकी ज़रूरत होगी उनको रखा, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया, जिससे जितना प्रॉफिट है वो जो कल्टीवेटर है पेजेंट खुद उठाए और बचा हुआ स्टेट के पास आ जाए। ठीक है, फाइनली अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं तो लैंड रेवेन्यू इसकी उतनी ही हाई थी जितनी और कंटेम्प्रेरी रूलर्स की थी। ऑल्दो मुगल अथॉरिटी की लैंड रेवेन्यू इस टाइम पे बहुत हाई थी, बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो ऑल रीजनल पार्ट्स थी, चाहे मैं बंगाल की हम बात कर सकते हैं, हैदराबाद की, अवध की, उन सब के कंपैरिजन में मोर और लेस ये इक्वल ही थी। ही कलेक्टेड अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना भी टोटल प्रोड्यूस करता था कल्टीवेटर, उसका 1/3 या तीसरा हिस्सा जो है ये एज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लेता था स्टेट के लिए। फिर अगर हम इसके और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो ही चेक द कलेक्शन ऑफ इलीगल टैक्सेस। जो कई सारे इलीगल टैक्सेस कलेक्ट करते थे उस टाइम पे पॉलीगार्स होते थे, हमने डिस्कस किया था ना। पॉलीगार्स कौन थे? जो वॉरियर चीफ्टेन्स थे या फिर जो जमींदार थे। ठीक है, वो लोग इलीगल टैक्सेस कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, इलीगल ड्यूज कलेक्ट करते थे, तो उसके ऊपर रोक लगाया, इसको चेक किया। फिर हम देखते हैं कि दैट ही वॉज लिबरल इन ग्रांटिंग रेमिशंस। रेमिशंस का मतलब क्या होता है? रेमिशंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंडीशन नहीं है कि आप टैक्स नहीं दे सकते, तो या तो आपका टैक्स जो है थोड़ा कम कर दिया जाएगा या उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा आपकी कंडीशन को देख के। तो ही वॉज लिबरल इन ग्रांटिंग रेमिशंस, चाहे वो कोई आर्टिसन हो, चाहे वो और कोई लैंड रेवेन्यू देने वाला कोई फार्मर हो या पेजेंट हो। ठीक है, तो उसमें वो लिबरल था। फाइनली अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो इन्फेंट्री थी,
ये हमको पता है कि इन्फेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों थी, ये हैदर अली के टाइम से ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि हैदर अली डायरेक्टली रूलर नहीं बना था। सबसे पहले उसने 20 साल लगाए थे एज अ मिलिट्री कमांडर। धीरे धीरे आर्मी वो एक एक स्टेप करके राइज करा था, जिससे उसने हमने देखा कि एक मॉडर्न आर्सनल तैयार किया, यूरोपियन पैटर्न पे उसने अपने ट्रूप्स को अरेंज किया और यूरोपियन स्टाइल की इन्फेंट्री उसने तैयार करी। यही वाला काम जो है टीपू सुल्तान ने भी किया, यानी कि उसने अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ही आर्म्ड विद मस्केट्स एंड बायोनेट्स। और ये जो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर कहाँ होते थे? ऑल्दो अगर हम बात करें और सब स्टेट्स के मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो या तो यूरोपियन से लेते थे या फिर वो बाहर से कहीं से मंगवाते थे। बट यहाँ पे इसने खुद की फैक्ट्रीज लगा रखी थी मैसूर के अंदर ही। तो मैसूर के अंदर ये सारे के सारे मस्केट्स और जो इन्फेंट्री के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब ये खुद अपनी जगह पे ही एस्टैब्लिश करता था और प्रोड्यूस करता था। इसकी आर्मी या इन्फेंट्री और कैवलरी जो थी वो एक यूरोपियन फैशन में फिक्स थी, यानी कि उसने जो यूरोपियन स्टाइल के ऊपर, फ्रेंच स्टाइल के ऊपर अपनी आर्मी को अरेंज किया हुआ था। बाकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी लैंड पावर की बात हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम मैसूर के अंदर हैदर अली को डिस्कस कर रहे थे, तो हैदर अली के टाइम पे हमने देखा था कि उसने 5 अलग अलग स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया था। उसमें एक स्टेट हमने देखा था मालाबार के बारे में। तो मालाबार क्यों किया था? जिससे वो इंडियन ओशन से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, जिससे उसका ट्रेड भी अच्छा हो पाए और उसकी नेवी जो पावर थी या नेवल पावर थी वो स्ट्रांग हो पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने भी सेम काम किया। ही एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न नेवी आफ्टर 1796। 1796 के बाद, ऑल्दो टाइम कम बचा था, 1799 में इसकी डेथ ही हो गई, बट 1796 के बाद इसने एक मॉडर्न नेवी जो है वो तैयार करी और अपनी जो पानी के ऊपर या सी के ऊपर जो पावर थी उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड 2 डॉकयार्ड्स। इसने 2 डॉकयार्ड्स भी एस्टैब्लिश करे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसने काम किया, जिससे शिप्स यहाँ पे आ सकें और ट्रेडिंग जो है बहुत और ईजी हो जाए। ठीक है। मॉडल्स ऑफ शिप्स वर सप्लाइड बाय टीपू हिमसेल्फ। कई सारे ऐसे शिप्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी में इसकी कई सारी वेरियस सब्जेक्ट्स की बुक्स थी। इससे हमको पता लगता है इसका जो नॉलेज बेस था वो बहुत ज़्यादा वाइडेंड था। तो इसको मैथमेटिक्स के अंदर, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, और जो शिप्स के मॉडल्स थे ये खुद तैयार करता था। अपने नेवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो शिप के मॉडल्स होते थे, आर्किटेक्चरल मॉडल्स होते थे, ये खुद डिज़ाइन करता था। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली इसकी मिलिट्री लाइफ की या फिर इकोनॉमिक फील्ड के अंदर इसने क्या क्या काम किया। अगर हम इसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में ही वॉज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस। इसमें कोई भी ऐब नहीं थे और कोई भी ऐसी गलत बात नहीं थी जो उनको और नोबल्स के अंदर देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लग्जरी के अंदर डूबा हुआ है या फिर हम देखते हैं कि एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लाइफ और ऑस्टियर लाइफ जीता था। कहा जाता है कि ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द रूलर्स इन द रीजनल स्टेट्स। 18th सेंचुरी का अगर बोला जाए कि सबसे ब्रेवेस्ट सोल्जर कौन है, तो ज़्यादातर लोग टीपू सुल्तान को मानते हैं। इट इज़ सेड दैट ही वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। ठीक है। बहुत ही अच्छा मिलिट्री कमांडर भी था। इसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। बट प्रॉब्लम क्या थी, दैट ही वॉज वेरी हैस्टी इन एक्शन। कि हेस्टी था एक्शन में, बहुत जल्दी काम कर लेता था, एंड ही वॉज वेरी अनस्टेबल इन नेचर। ये बात हमको कहाँ से पता लगती है? ये हमको बात पता लगती है 4th एंग्लो मैसूर वॉर से। हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश इसके अगेंस्ट लड़ाई करता है तो इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग द वॉर, अगर इसके पास चांस भी होता है फिर भी ये जो है आगे लड़ाई को पोस्टपोन ना करते हुए डायरेक्टली आउटराइट वॉर शुरू कर देता है। ऑल्दो इसको ये वाली बात पता है कि शायद ये उनके कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है और इसको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए था, बट स्टिल ये जो है बहुत अनस्टेबल था नेचर में, जिसकी वजह से इसने 4th एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी और फाइनली ये जो है 1799 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। He was recognized as the most dangerous enemy of British in India. ब्रिटिश खुद जो मानते थे वो रेफर करते थे टीपू को एज देयर मोस्ट डेंजरस एनिमी, कि ये जो है हमारा सबसे डेंजरस एनिमी है पूरे इंडिया के अंदर इस टाइम पे। और इसका अप्रोच जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के टुवर्ड्स वो भी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था। इसको ये वाली बात पता थी कि एक ये फार साइटेड रूलर था कि अगर मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फ्लरिश करने दिया या फिर ज़्यादा छूट दे दी तो वो जो है हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसको जो है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर और इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज थी और उसके अंदर इंटरेस्ट था। तो इसको पता था कि ये जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से यहाँ पे आए हैं और अगर इनको नहीं रोका गया तो शायद ये जो है इंडिया को भी एक टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर बना लेंगे। अब अगर हम मैसूर की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें कि इस टाइम पे मैसूर जो है इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड करता था, तो हम कह सकते हैं ऑल्दो मैसूर वो स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक है। अभी भी जो है इकोनॉमिकली वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था मैसूर के अंदर, बट स्टिल अगर हम उसकी कंडीशन को कंपेयर करें और रीजनल स्टेट्स के साथ तो इट वाज मच बेटर। ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं दैट ऑल्दो देयर वाज इकोनॉमिक बैकवर्ड
इन द कंट्री इन मैसूर बेसिकली, बट बेसिकली उसको अगर कंपेयर किया जाए इट्स कंडीशन वॉज स्टिल बेटर इन कॉन्ट्रास्ट विद इट्स इमीडिएट पास्ट एंड विद द अदर रीजनल पार्ट्स। यानी कि अगर हम उसको टेम्पोरली कंपेयर करें कि मैसूर की कंडीशन पास्ट में मैसूर कैसा था तो उसमें बेटर हो गया उस टर्म्स में। दूसरा अगर हम उसको जोग्राफिकल टर्म्स में कंपेयर करें तो अगर किसी और स्टेट से, हैदराबाद से या फिर मुगल स्टेट से कंपेयर करें तो उससे भी मच बेटर कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन मैसूर के इस टाइम पे। और ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, टीपू सुल्तान के लिए और हैदर अली, दोनों के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें मैसूर का जो इस टाइम पे पेजेंट था, जो फार्मर्स थे या जो पेजेंट्री थी मैसूर की, इट वाज मच बेटर एंड मोर प्रॉस्परस एज कंपेयर टू द पेजेंट्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोविंसेस। जो इस टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे या और नेटिव स्टेट्स में जो पेजेंट्स थे उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। और यहाँ पे मैसूर का जो पेजेंट था, जो वहाँ का फार्मर था, उसकी कंडीशन बेटर थी एज कंपेयर टू द कंडीशन ऑफ द पेजेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोविंसेस। सर जॉन शोर जो थे, ठीक है, सर जॉन शोर जो थे, जो इंडिया के जो है गवर्नर जनरल रह चुके थे 1793 से लेके 1798 तक, उन्होंने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये वाली बात मेंशन भी करी थी टीपू सुल्तान के बारे में। इन्होंने बोला दैट द पेजेंट्री ऑफ हिज डोमिनियंस आर प्रोटेक्टेड एंड देयर लेबर वाज एनकरेज्ड एंड रिवॉर्डेड। यानी कि यहाँ पे जो पेजेंट्री थी टीपू सुल्तान के अंडर, जो यहाँ पे फार्मर्स या पेजेंट्री थी, उसको एनकरेज किया जाता था, उसको प्रोटेक्ट भी करा जाता था ज़मींदार के या फिर पोलीगार्ड्स के जो ऑपरेशन था उससे, और उनको रिवॉर्ड किया जाता था अगर वो अच्छे से अपना काम टारगेट्स पूरे करते थे। इसके साथ हमने जो है टीपू सुल्तान के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसने ट्रेड के अंदर, कॉमर्स के अंदर क्या क्या काम किया, क्या क्या काम नहीं किया, वो सब हम डिस्कस करते हैं। he was one of the few rulers who recognized the importance of modern trade and industry at that time। वहाँ पे कई सारे ऐसे रूलर्स थे इस टाइम पे, रीजनल पार्ट्स थे, जिन्होंने ट्रेड की इंपॉर्टेंस जो है अभी तक नहीं समझी थी, बट कुछ ही रूलर्स थे जिनको समझ आ गया था कि जो यूरोपियन पार्ट्स हैं वो इसलिए अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान को समझ आ गया, ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की उसको इंपॉर्टेंस समझ आ गई एज द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। उसको ये वाली बात समझ आ गई कि अगर मुझे जो है मिलिट्रली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी एक लैंड पावर या आर्मी को स्ट्रेंथन करना है, या फिर मुझे नेवल पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, एक स्ट्रॉन्ग नेवी खड़ी करनी है, तो उसके लिए मेरे को इकोनॉमिकली सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और बहुत कम रूलर्स थे इस टाइम पे जिनको ये वाली बात समझ आई और उन्होंने ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए, बट टीपू सुल्तान वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, ही सेंट एमिसरीज टू फ्रांस, टर्की, ईरान एंड म्यांमार। यानी कि उसने जो है कई सारे और नेबरिंग देशों के अंदर, म्यांमार के अंदर, यहाँ टर्की के अंदर, ठीक है, और हम देख सकते हैं ईरान के अंदर, पर्शिया के अंदर कई सारे अपने लोग भेजे जिससे ट्रेड वो ज़्यादा हो सके। प्लस हम देखते हैं कि हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं दैट ही ट्रेडेड विद चाइना। उसने यहाँ पर चाइना के साथ ट्रेड किया था, उसने रशिया के साथ ट्रेड किया था, एंड ही ऑल्सो ट्रेडेड विद अरेबिया। यानी कि अरेबियन जो स्टेट्स थी या फिर कंट्रीज थी उस टाइम पे, उनके साथ भी इसने जो है ट्रेड किया था। इसके रिकॉर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं दैट ही ट्राइड टू सेट अप अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। जिस तरह से उसको समझ आ गया कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन पावर जो थी, अपनी खुद की ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश कर रही थी, उसने भी अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस को एंकरेज करना शुरू कर दिया और एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया सेम यूरोपियन पैटर्न्स पे, जिन पैटर्न्स पे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो वो सब अपने आप को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं सेम यूरोपियन पैटर्न्स पे टीपू सुल्तान ने भी अपनी जो है कोशिश करी। ही ट्राइड टू सेट अप अ ट्रेडिंग कंपनी ऑन यूरोपियन पैटर्न्स एंड इनिशिएटेड देयर कमर्शियल पॉलिसीज़। उनकी जो जो कमर्शियल पॉलिसीज़ हैं उनको उसने खुद लिखा और स्टार्ट करने की कोशिश करी। तो ये तो बात हो गई टीपू सुल्तान का ट्रेड के अंदर क्या आउटलुक था, वो हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टीपू सुल्तान का रिलीजियस आउटलुक क्या था, ये रिलीजियस फील्ड के अंदर उसको किस तरह से कंसीडर किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। एक स्कूल ऑफ थॉट, जिस तरह से मैंने हैदर अली के अंदर बताया था कि एक स्कूल ऑफ थॉट, कुछ हिस्टोरियन सोचते हैं कि ये जो था एक रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स था और एक रिलीजियस फैनेटिक था। हिंदू उसके अगेंस्ट बहुत इसने काम करता था और बहुत ज़्यादा इस बात पे र्यूमर्स भी हैं, कुछ सच भी हैं, कई सारे हमको रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं इस टाइम पे। हिंदू टेम्पल डिस्ट्रक्शन भी इसने करवाए थे, बट हम इसको जो है एक सब्जेक्टिव तरीके से देखेंगे, फैक्चुअल तरीके से नहीं देखेंगे। एक कुछ हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स था और ये फैनेटिक था। ठीक है, हिंदू उसके अगेंस्ट बहुत काम करता था, बहुत डिस्ट्रक्शन इसने किया। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ये रिलीजियस फील्ड के अंदर टॉलरेंट था एंड ही वॉज एनलाइटेंड इन रिलीजियस फील्ड, यानी कि ये जो है एक सेक्युलर अप्रोच रखता था। इसके वो क्या कहते हैं, ये जो टाइप के स्कॉलर्स हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अपनी बात को सही करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि 1791 के अंदर, 1791 वो ईयर था जब मराठा इस टाइम पे जो है मैसूर के ऊपर या फिर और स्टेट्स के अंदर अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना नदर्न एक्सपेंशन ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर दिया था 1750s में, बट अब वो है साउथ के अंदर भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे।
तो मराठास ने जो है मैसूर के ऊपर रेड किया था या उनको लूटने की कोशिश करी थी 1791 के अंदर। तो मराठास ने 1791 में जब रेड किया था या लूटा था क्या कहते हैं मैसूर को, तो यहाँ पे हमने देखा दैट दे डिस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ श्रृंगेरी। ठीक है, मैसूर के अंदर एक टेम्पल था श्रृंगेरी टेम्पल, जो किसके लिए डेडिकेटेड था, माँ शारदा के लिए डेडिकेटेड था। और उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी यानी कि जो उनकी इमेज थी या उनका जो आइडल था उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया था मराठास ने। और हमको एविडेंस मिलता है कि टीपू सुल्तान ने आफ्टर डिस्ट्रक्शन वो माँ शारदा का जो आइडल था या फिर जो उसकी उनकी इमेज थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया। ये हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं। फिर हम कह सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं दैट ही रेगुलरली गेव गिफ्ट्स टू हिंदू टेम्पल्स को वो जो है रेगुलरली गिफ्ट्स भेजता था, रिवॉर्ड्स भेजता था। बाकी हम कह सकते हैं कि इसका जो टेम्पल था, इसका जो पैलेस था, उसके बस 100 यार्ड्स के अंदर ही हमको जो है श्री रंगनाथ का टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी में श्री रंगनाथ टेम्पल के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। उनका भी बर्थ वहीं हुआ था जहाँ पे इस टाइम पे टीपू सुल्तान रूल करता था। तो इसके 100 यार्ड्स के अंदर ही श्री रंगनाथ का टेम्पल था, जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था और फ्लरिश कर रहा था इस टाइम पे। और बोला जाता है कि अगर वो इतना ही ज़्यादा सेक्युलर रिलीजियस फील्ड के अंदर फैनेटिक होता है, ऑर्थोडॉक्स होता, तो शायद वो श्री रंगनाथ टेम्पल को फ्लरिश ना करने देता या फिर उसको डिस्ट्रक्ट करता। तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ओपिनियनेटेड है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ हम कह सकते हैं कि दैट इन जनरल वो हिंदूज और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट तो टॉलरेंट था, बट उन हिंदूज और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था या फिर उनके टुवर्ड्स हार्श था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसमें इस बात में फैक्चुअल बातें कम है और ओपिनियनेटेड ये बहुत ज़्यादा है। इसके साथ हमारा जो है मैसूर स्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले हमने मैसूर में स्टार्ट किया विजयनगर एम्पायर से, किस तरह से 1560s के अंदर वो डिक्लाइन करता है। मैसूर को किस तरह से हैदराबाद जो है पहले नंजराज और देवराज से छीनता है और फिर खुद जो है रूलर बन जाता है। फिर हमने जो है हैदर अली के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, हैदर अली की सारी पॉलिसीज़ डिस्कस करी, उसने क्या क्या मॉडर्न आर्सेनल बनाया। ठीक है, उसकी टिंडीगल में उसने जो और ऑपरेशंस करे, उसने जो काम करा वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जो है उसने ब्रिटिश को भी हराया और अपने टर्म्स के ऊपर ट्रीटी साइन करवा दी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर 1782 में उसकी डेथ हो जाती है और थ्रोन पे बैठ जाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। एक इनोवेटर था, कैलेंडर उसने नया इनोवेट किया, एक नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज स्टार्ट किया। फिर हमने देखा किस तरह से न्यू सिस्टम ऑफ स्केल्स एंड वेट्स उसने शुरू किया था। फिर हमने देखा उसके पास एक खुद की लाइब्रेरी थी जिसमें कई सारी अलग अलग तरीके की बुक्स थी, मैथमेटिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ठीक है, और मिलिट्री वॉरफेयर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, कई सारी और भी उसके पास बुक्स थी। हमने देखा कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा उससे इंटरेस्टेड था और प्रभावित था। उसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी जो है प्लांट किया था अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम के अंदर। फिर वो जो है एक जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बन गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करने के बाद हमने देखा किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला रहा था। उसने कोशिश करी टू चेक द रेकलेस ग्रोथ ऑफ जागीर्स। हमने देखा कि जो उसके आर्मी के ट्रूप्स थे वो लास्ट तक उसके साथ लॉयल थे और उसका साथ नहीं छोड़ा। ऑल्दो हम देखते हैं कि इन जनरल जो और आर्मी थी इस टाइम पे और रीजनल स्टेट्स की, वो बस मर्सिनरीज थे और पैसे के लिए काम करते थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो लिबरल इन ग्रांटिंग रेमिशंस। ये जो है अगर पुअर कल्टिवेटर्स पैसे नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे, तो उनके ऊपर थोड़ा लिबरल रहता था उनके साथ। फिर हमने देखा कि 1796 के अंदर इसने एक मॉडर्न नेवी भी एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, जो फ्रेंच सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, और इसने और एक्सपर्ट्स भी हायर करे यूरोप से। पर्सनल लाइफ की अगर इसकी बात करें तो ही वॉज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द वाइसेस। एक सिंपल लाइफ जीता था, कोई भी लग्जरी के अंदर डूबा हुआ नहीं था। बट हम कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी हेस्टी इन एक्शन, और ये जो है अनस्टेबल था अपने नेचर के अंदर, जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ये डिफीट हो जाता है। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर्स हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर में। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अप्रोच की बात करें इसके टुवर्ड्स, तो हमने देखा दैट दे कंसिडर्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी दे हैड इन इंडिया। इंडिया में अगर सबसे खतरनाक एनिमी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई है तो वो टीपू सुल्तान है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद कहा था। फिर हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि ऑल्दो इसने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो है उसको ठीक नहीं कर पाया, अभी भी यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी इसके टाइम पे भी, बट स्टिल कंडीशन वॉज मच बेटर इन कंपेरिजन टू मैसूर इन द पास्ट, and condition was also better when compared to other regional states at that time। ठीक है, और रीजनल स्टेट्स के कंपैरिजन में भी ये बेटर हो गया था और अपने आप से पहले से भी बेटर हो गया था। ठीक है, ऑल्दो फिर हमने ये भी देखा कि सर जॉन शोर जो थे वो क्या बोलते हैं कि इसके यहाँ पे जो पेजेंट्री थी इस टाइम पे, टीपू सुल्तान की जो पेजेंट्री थी, उसको टीपू सुल्तान जो है रिवॉर्ड करता था, एंकरेज करता था, या फिर हम कह सकते हैं इन जनरल जो यहाँ पे फार्मर्स की कंडीशन थी, इट वॉज मच बेटर एज कम्पेयर टू द फार्मर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोविंसेस। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में भी हमने टीपू सुल्तान की डिस्कस कर लिया। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको समझ आ गया द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एट दैट टाइम। इसने जो है इंपोर्ट करना शुरू कर दिया फॉरेन एक्सपर्ट्स एज वर्क्समैन, है ना, बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाना इसने शुरू कर दिया था।
इसने चाइना के साथ, रशिया के साथ और अरेबिया के साथ भी ट्रेडिंग शुरू कर दी। प्लस इसने अपने कई सारे कोटियर्स भेजे या कई सारे मैसेंजर्स भेजे ट्रेड करने के लिए, फॉरेन ट्रेड करने के लिए। फ्रांस में भेजे, टर्की में भेजे, ईरान में भेजे और म्यांमार में भेजे। ठीक है, इसके साथ हमने देखा कि इसने जो एक ट्रेडिंग कंपनी भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी ऑन यूरोपियन पैटर्न्स। यूरोपियन पैटर्न पे इसने एक ट्रेडिंग कंपनी भी ऑर्गेनाइज करने की शुरू करी, जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच इस समय काम कर रहे थे। रिलीजियस आउटलुक की अगर हम बात करें तो हमने देखा दो स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल डाइवर्स हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। एक बोलते हैं कि रिलीजियसली फैनेटिक था, हिंदूज के अगेंस्ट बहुत गलत काम किए इसने। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये वाली बात बोलते हैं कि ये रिलीजियसली टॉलरेंट था और इसकी अप्रोच अच्छी थी हिंदूज के टुवर्ड्स। कई सारे एग्जाम्पल्स भी साइट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी वो पेश करते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा जो है टीपू सुल्तान और मैसूर कम्प्लीटली ओवर हो जाते हैं और हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रीजनल पावर के पास, जो है केरला। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। केरला के अंदर हम बेसिकली दो रूलर्स के बारे में बात करेंगे, मार्तंड वर्मा के बारे में और राम वर्मा के बारे में। तो अगर हम अर्ली 18th सेंचुरी में केरला की बात करते हैं, अर्ली 18th सेंचुरी में केरला जो था एक होमोजीनियस एम्पायर नहीं था कि एक ही रूलर के अंदर वो कम्प्लीटली रूल किया जा रहा हो। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी फ्यूडल चीफ्स एंड राजास। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अगर एक केरला है तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो डिवाइडेड था। बेसिकली 4 अलग अलग पावर्स थी जो केरला के अंदर इस टाइम पे अर्ली 18th सेंचुरी में यानी कि 1700s में डिवाइडेड थी। वो 4 पार्ट्स कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी कैलिकट। ठीक है, और कैलिकट का पे यहाँ पे इस समय कौन रूल कर रहा था? जो इसको रूल कर रहे थे वो थे जैमोरिन डायनेस्टी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते तो यहाँ पे कौन था? चिराक्कल, जो दूसरी स्टेट थी जो केरला के अंदर थी। तीसरी स्टेट जो केरला के अंदर और इम्पॉर्टेंट स्टेट थी वो थी कोचीन। और इन चारों स्टेट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट और सदर्न मोस्ट और सबसे पावरफुल स्टेट और सबसे बड़ी स्टेट जो थी वो थी त्रावणकोर की स्टेट। ठीक है, और धीरे धीरे ये पावर जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई लड़ती हैं और फाइनली हमको पता लगता है कि त्रावणकोर इमर्जेस एज द मोस्ट पावरफुल एंड इंडिविजुअली द मोस्ट या द बिगेस्ट स्टेट ऑफ केरला। अगर हम मैप के अंदर देखें तो हमको यहाँ पे पता लगता है कि इस साइड पे यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे हमको देखने को मिलता है केरला का ये स्टेट। केरला के स्टेट में सबसे नीचे सबसे लोअर लेवल पे हमको त्रावणकोर देखने को मिलता है। उसके थोड़ा ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमको कोचीन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, कोचीन के थोड़ा ऊपर और ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमको कैलिकट देखने को मिलता है और उसके ऊपर अगर हम देखें तो फाइनली यहाँ पे हमको चिराक्कल देखने को मिलता है। चिराक्कल के ऊपर से वो एरिया शुरू हो जाता है जो मालाबार का रीजन था। ठीक है, मालाबार के बारे में हमने कब बात करी थी? जब हम हैदर अली के बारे में बात कर रहे थे। और इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मैसूर स्टेट शुरू हो जाता है। मैसूर स्टेट के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि उसको इंडियन ओशन के साथ यानी कि ट्रेड अपना शुरू करना था हैदर अली को, इसलिए उसने ये मालाबार वाला रीजन जो है कैप्चर करने की कोशिश करी थी और उसमें सक्सेसफुल था। तो ये वाला रीजन हो गया मालाबार। फिर उसके नीचे ये 4 केरला के अलग अलग स्टेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और इधर इस टाइम पे कौन थे? ये मद्रास की प्रेसिडेंसी थी जहाँ पे इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच आपस में स्ट्रगल कर रहे थे और फाइनली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच को हरा के अपनी पावर यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको किस तरह से बता दिया। ये हमारा नीचे केरला हो गया। सबसे पहले केरला में 4 अलग अलग स्टेट्स, यहाँ पे हमारा मालाबार हो गया, यहाँ पे हमारा मैसूर हो गया जहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं और इस साइड हमारे ब्रिटिश बैठे हैं या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी बता दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं धीरे धीरे त्रावणकोर स्टेट के बारे में। त्रावणकोर स्टेट की अगर हम बात करें तो त्रावणकोर स्टेट में 2 मेजर रूलर्स थे जिनका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें से पहला रूलर जो था उसका नाम था मार्तंड वर्मा। ठीक है, मार्तंड वर्मा जो था वो रूलर था जिसने धीरे धीरे त्रावणकोर को जो है कोशिश करी कि उसने ओवरकम कर लिया और सारी की सारी स्टेट्स को इतना ज़्यादा ओवरकम कर लिया कि इंडिविजुअली इतना स्ट्रांग हो गया कि पूरे के पूरे और जो छोटे छोटे फ्यूडल चीफ्स थे वो आपस में मिलके भी त्रावणकोर को नहीं हरा पाए। और इसका सारा श्रेय जो है 2 रूलर्स को जाता है जिसमें से पहला रूलर जो था वो था मार्तंड वर्मा। ठीक है, मार्तंड वर्मा की अगर हम बात करें, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्समैन ऑफ 18th सेंचुरी। बहुत अच्छा रूलर था, बहुत केपेबल रूलर था, मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छी थी, डिप्लोमेटिक स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। फिर अगर हम बात करें कि ये एक बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर भी था। ठीक है, मिलिट्री कमांडर था ये। फिर इसकी जो है डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग थी और बहुत करेजियस था, बहुत डेयरिंग था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसने क्या करी, यहाँ पे 2 छोटे छोटे टाउन्स थे केरला के पास जो मद्रास और केरला के बीच में कुछ छोटे छोटे ट्रेडिंग टाउन्स लाइक करते थे, वो इसने कैप्चर कर लिए। वो 2 टाउन्स के क्या नाम थे? पहला था क्विलोन और दूसरा जो स्टेट था उसका नाम था इलायादम। ठीक है, ये बस नाम है, इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये 2 नाम या 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में याद कर लीजिए कि 2 स्टेट्स जो है मार्तंड वर्मा ने कैप्चर कर लिए थे और केरला स्टेट के अंदर यानी कि त्रावणकोर स्टेट के अंदर अटैच कर लिए थे।
ठीक है। इसकी जो थी आर्मी भी थी वो भी इस टाइम पे स्ट्रांग थी, वेस्टर्न मॉडल पे इसने अपनी आर्मी को बेस कर रखा था, यूरोपियन ऑफिसर्स लगा रखे थे जो इसने बाहर से इंपोर्ट करवाए थे और उनको हैवी सैलरीज पे करता था ये। जो इसके वेपन्स थे या इक्विपमेंट थे वो भी जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बेस्ड पे थे और प्रिमिटिव इक्विपमेंट से यूज़ नहीं करता था। बाकी हमको देखने को मिलता है कि ये अगर त्रावणकोर से स्टार्ट करता है, त्रावणकोर सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है, तो धीरे धीरे नीचे तो ये जा ही नहीं सकता, तो इसने अपना नदर्न एक्सपेंशन शुरू कर दिया था इस टाइम के आसपास, ठीक है। 18th सेंचुरी में ही मार्तंड वर्मा ने अपना जो है नदर्न एक्सपेंशन स्टार्ट कर लिया था और धीरे धीरे त्रावणकोर जो है कन्याकुमारी से स्टार्ट होते होते जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट था धीरे धीरे कोचिन तक पहुंच जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि उसके ऊपर यहाँ कोचिन था, चिराकल था, कैलिकट था, तो ऊपर ऊपर आते आते कोचिन तक पहुंच जाता है और अपनी बाउंड्रीज धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। इसने इरिगेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम किया था। बाकी इसके अलावा कई सारी और सिविक एमिनिटीज़ होती हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए इसने कई सारे काम किए, बहुत अच्छा काम किया, जो आज हमको देखने को मिलता है कि केरला की सिटी इतनी ज़्यादा, केरला की स्टेट आज इतनी ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है। इसने कई सारी रोड्स जो हैं बिल्ड करने शुरू करी, कैनाल्स बनाए इसने, कम्युनिकेशन के ऊपर भी इसने काम किया, प्लस इसने जो है ट्रेड को भी एंकरेज करने की कोशिश करी, चाहे वो इंडियन इंटरनल ट्रेड हो चाहे वो फॉरेन ट्रेडर्स हो, ठीक है। अब टाइम आ जाता है 1763 का। 1763 तक जो है कितने भी और छोटे छोटे जो एम्पायर होते हैं केरला के अंदर, ये 4 एम्पायर मैंने आपको बताए थे, बट ये बस 4 एम्पायर नहीं थे, इसके अलावा भी कई सारे और छोटे छोटे एम्पायर थे। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो मैंने आपको बताई थी, 4 अलग अलग स्टेट्स बताई थी, इसके अलावा भी कई सारी और पार्ट्स थे। बट 1763 तक आते आते जितना भी केरला होता है वो एक्सक्लूसिवली बस 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर चिराकल जो था, जो मैंने सबसे पहले आपको चिराकल के बारे में बताया था, वो हट जाता है। उसके अलावा जो और 3 पार्ट्स बचती हैं, कैलिकट, त्रावणकोर और तीसरा क्या था, कोचिन, ये 3 पावर्स एक्सक्लूसिवली अब केरला के ऊपर रूल कर रही हैं, जिसमें से अभी भी सबसे पावरफुल जो है वो त्रावणकोर ही है। 1766 के अंदर अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से मार्तंड वर्मा अपना नदर्न एक्सपेंशन कर रहा है, ऊपर यहाँ पे हैदर अली बैठा है और वो अपना सदर्न एक्सपेंशन शुरू कर देता है, ठीक है। तो 1766 के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, दैट हैदर अली बिगिंस टू इन्वेड केरला, वो धीरे धीरे जो है फाइनली एनेक्स करना शुरू कर देता है नदर्न केरला अप टू कोचिन। हमने देखा था कि यहाँ से मार्तंड वर्मा जो है वो सदर्न बाउंड्री पे पहुंच चुका है कोचिन के, और ऊपर से हैदर अली जो है वो ही कोचिन के नदर्न बाउंड्री तक पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे कोचिन का एम्पायर जो है वो कम हो रहा है और हैदर अली मैसूर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और यहाँ पे मार्तंड वर्मा जो है त्रावणकोर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फाइनली हम देखते हैं कि मार्तंड वर्मा के पीरियड के अंदर देयर इज़ अ रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पे वो जो है मलयालम लिटरेचर को भी रिवाइव करता है, उसके अंदर आर्ट, पोइट्री, डांस, ये सब को जो है वो बहुत ज़्यादा रिवाइव करने की कोशिश करता है, पैटर्नेज देता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो त्रावणकोर की होती है वो इसकी कैपिटल होती है, जिसका नाम होता है त्रिवेंद्रम, ठीक है, जो आज प्रेजेंट डे तिरुवनंतपुरम के नाम से जानी जाती है और केरला की कैपिटल भी है। तो जो त्रिवेंद्रम थी वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था और सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग सेंटर था इकोनॉमिक बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी, क्योंकि ये कैपिटल भी थी त्रावणकोर की, ठीक है। तो त्रिवेंद्रम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेसिस पे भी या पॉलिटिकल बेसिस पे भी या ट्रेडिंग बेसिस पे भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द एम्पायर ऑफ और द स्टेट ऑफ केरला। एक और चीज़ जिसके लिए त्रिवेंद्रम फेमस था वो था दैट इट स्टार्टेड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, टू प्रोपोगेट इटसेल्फ एज अ सेंटर फॉर संस्कृत स्कॉलरशिप। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास से यानी कि पूरे वर्ल्ड से कई सारे लोग आते थे संस्कृत सीखने के लिए, तो संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए या फिर संस्कृत हायर स्टडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया त्रिवेंद्रम ने, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जो है वो मार्तंड वर्मा को जाता है। मार्तंड वर्मा धीरे धीरे जो है वो रूल करते करते उसकी डेथ हो जाती है और फाइनली उसको सक्सीड करता है उसका बेटा राम वर्मा, ठीक है। राम वर्मा जो होता है वो मिलिट्रली और टेरिटोरियली तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, बट उसके साथ साथ वो वर्ल्ड में जाना जाता है, हिस्ट्री में जाना जाता है फॉर हिज कल्चर एंड आर्ट, यानी कि आर्ट के अंदर और कल्चर के अंदर उसका जो इंटरेस्ट था, इंक्लिनेशन था, उसके लिए राम वर्मा बेसिकली जाना जाता है, ठीक है। पेंटिंग्स के अंदर, कल्चर के अंदर, डांस के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। ही वॉज हिमसेल्फ अ पोएट, वो खुद एक पोएट था, एक बहुत अच्छा स्कॉलर था, ठीक है। मलयालम लिटरेचर के अंदर भी स्कॉलर था और संस्कृत में भी स्कॉलर था। ही वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन एंड एक्टर एंड ऑल्सो मैन ऑफ ग्रेट कल्चर, यानी कि आप बता सकते हैं कि उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी या कल्चर का जो इंस्टिंक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे यानी कि 1780s के अंदर भी ही वॉज कम्प्लीटली फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट था 1780s के अंदर भी। ही ऑल्सो हैड अ कीन इंटरेस्ट इन यूरोपियन अफेयर्स, जिस तरह से हमने टीपू सुल्तान की बात करी थी कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत इंटरेस्टेड था और वर्ल्ड अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। सिमिलरली राम वर्मा भी ऐसा था, ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन यूरोपियन अफेयर्स में इसका कीन इंटरेस्ट था। वो रेगुलरली न्यूज़पेपर्स रीड करता था, चाहे वो लंदन में पब्लिश हो, कैलकाटा में या मद्रास में।
तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑल्दो वो जो रूलर था मिलिटरीली तो स्ट्रॉन्ग था, टेरिटोरियली भी स्ट्रॉन्ग था, बट मार्तंड वर्मा को हम बेसिकली याद कर सकते हैं मिलिटरीली स्ट्रेंथ के लिए, और राम वर्मा को हम जो है याद करते हैं हिस्ट्री के अंदर एज अ मैन ऑफ ग्रेट कल्चर, कि उसने कल्चर की फील्ड में, मलयालम की फील्ड में या फिर लैंग्वेजेस की फील्ड में ज़्यादा पायनियर करने की कोशिश करी। इसके साथ हमारा जो है केरला का स्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले अगर हम रिव्यू करें केरला की हमने बात जब करनी शुरू करी थी तो केरला का मैंने आपको सबसे पहले मैप समझाया था, 4 अलग अलग स्टेट्स में वो डिवाइडेड था, और भी कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मालाबार था, यहाँ पे मैसूर था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पे सब अपनी अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी को भी बढ़ाना चाहते हैं वो। यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा है वो भी चाहता है कि मैं अपना नदन एक्सपेंशन करने की कोशिश करूं, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा हसल होती है हमेशा। केरला के अंदर हमने 4 अलग अलग स्टेट्स को मैंने डिस्कस कर लिया था और देखा किस तरह से हमने कि त्रावणकोर जो है वो इमर्ज करता है एज द मोस्ट पावरफुल एंड द बिगेस्ट स्टेट ऑफ केरला। त्रावणकोर की जब हम बात करते हैं तो हमने मार्तंड वर्मा की बात करी, उसके क्या क्या पॉलिसीज़ थी वो हमने देखा। फाइनली हमने देखा कि उसने मलयालम लिटरेचर के अंदर क्या क्या काम किया, और उसने जो है त्रावणकोर जैसी सिटी को धीरे धीरे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी एज द सेंटर फॉर संस्कृत स्कॉलरशिप। मार्तंड वर्मा की डेथ के बाद उसका बेटा राम वर्मा आ जाता है, और वो ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट था, न्यूज़पेपर रीड करता था, यूरोपियन अफेयर्स के अंदर उसका कीन इंटरेस्ट था, और खुद एक पोएट था, स्कॉलर था और म्यूजिशियन भी था, ठीक है। इसके साथ हमारी ये सारी स्टेट्स कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजपूत्स के साथ, ठीक है। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेट जो एक सेमी इंडिपेंडेंट या ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, राजपूत्स। इफ यू लाइक द लेक्चर देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।